नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। आज आप सुनेंगे रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी कहानी जिसका शीर्षक है मोती गज विद्रोही। साथियों, कहानी शुरू करने से पहले सभी से ये निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कहानी केंद्र को सब्सक्राइब करके उसका एक बेशकीमती हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आपके सहयोग से ही ये चैनल आगे जा सकता है। साथ ही साथ इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, भारत में एक कॉफी बागान मालिक हुआ करता था जो कॉफी की खेती के लिए जंगल की कुछ जमीन साफ करना चाहता था। जब उसने सारे पेड़ काट दिए और झाड़ियों को जला दिया, किंतु ठूंठ फिर भी बचे रह गए। डायनामाइट महंगा होता है और आग अपेक्षाकृत धीमी होती है। ऐसे में ठूंठों को हटाने का सहज माध्यम सभी जानवरों का राजा हाथी ही होता है। वो ठूंठ को या तो अपने दांतों से उखाड़ देगा अगर उसके दांत हुए तो, या उसे रस्सियों से बांधने पर खींचकर जमीन से बाहर निकाल देगा। इसलिए उस बागान मालिक ने एक एक, दो दो एवं तीन तीन के हिसाब से हाथी मंगवाए और काम पर लगा दिया। उनमें सबसे अच्छे हाथी का महावत सबसे खराब था और उस श्रेष्ठ हाथी का नाम था मोती गज। वो अपने महावत की पूरी मिल्कियत था, जो देसी राज में कभी संभव ना होता, क्योंकि मोती गज जैसे जीव के लिए राजा लोग लालायित होते। और उसके नाम का मतलब था मुक्ता हाथी। देश में चूंकि अंग्रेजी हुकूमत थी, इसलिए महावत दीसा अपनी इस संपत्ति का उपयोग बिना किसी दखल के कर सकता था। वो एक आराम परस्त इंसान था। जब वो अपने हाथी के द्वारा काफी पैसा कमा लेता तो बहुत ज्यादा पीता और मोती गज के आगे के पैरों के कोमल नाखूनों को तंबू के खूंटे से पीटता था। ऐसे मौकों पर मोती गज ने कभी दीसा को कुचल कर मारा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि पिटाई के बाद दीसा उसके सूंड से लिपट जाएगा, रोएगा और उसे अपने प्यार तथा अपनी जिंदगी एवं अपने जिगर का टुकड़ा कहेगा और उसे शराब पिलाएगा। मोती गज शराब का बहुत शौकीन था। उसकी पसंद ठर्रा शराब थी, मगर और कुछ बेहतर न मिले तो वो ताड़ी भी पी लेता था। तब दीसा उस मोती गज के अगले पैरों के बीच सो जाता था। दीसा अक्सर ही आम रास्तों के बीचों बीच अपने लिए जगह चुनता था, क्योंकि मोती गज उसकी पहरेदारी करता था और किसी घोड़े या किसी गाड़ी को वहां से निकलने नहीं देता था। इस तरह वहां तब तक भारी जाम लगा रहता था जब तक दीसा को यह माकूल नहीं लगता था कि उसे जाग जाना चाहिए। बागान मालिक की जंगल वाली साफ की जा रही जमीन पर दिन के समय बिल्कुल भी सोना नहीं हो पाता था। पगार इतनी अच्छी थी कि उसे खतरे में भी नहीं डाला जा सकता था। अतः दीसा वहां मोती गज की गर्दन पर बैठ जाता और उसे हुक्म देता था, जब मोती गज ठूंठ उखाड़ता रहता था क्योंकि उसके दो शानदार दांत थे, या रस्सी के छोर पर जोर लगाता था क्योंकि उसके दो शानदार कंधे थे, जबकि दीसा उसके कानों के पीछे पैर मारता और कहता था, तुम हाथियों के राजा हो। शाम के समय मोती गज अपना 300 पौंड चारा चौथाई गैलन दारू के साथ गटक जाता था और दीसा एक हिस्सा लेकर मोती गज के पैरों के बीचों बीच गाते गाते सो जाता था। दीसा हफ्ते में एक बार मोती गज को नदी पर ले जाता था और मोती गज वहां छिछले तट पर बड़े मजे में करवट से लेट जाता था, जबकि दीसा जूट के पुचारे और ईंट से रगड़ रगड़ कर उसे नहलाता था। मोती गज ईंट की रगड़ और पुचारे के थपेड़े के फर्क को समझने में कभी गलती नहीं करता था, जो इस बात का इशारा होता था कि अब उसे उठकर दूसरी करवट लेटना है। फिर दीसा उसके पैरों को देखता और उसकी आंखों की जांच करता था तथा उसके कानों के सिरों को पलट कर देखता था कि उनमें कहीं कोई जख्म तो नहीं या आंखों में कोई परेशानी तो नहीं। जांच हो जाने के बाद दोनों सागर से आने वाला गीत छेड़ देते थे। मोती गज का बदन स्याह काला व चमकदार था और वो 12 फीट लंबी पेड़ की डाली को अपनी सूंड में लहराता था तथा दीसा अपने लंबे गीले बालों में गांठ बांध लेता था। ये एक शांतिपूर्ण और अच्छी पगार वाली नौकरी थी। अब फिर दीसा को खूब पीने की हुड़क उठी। उसे मस्ती करने की इच्छा हुई। शराब के इन छोटे छोटे घूंटों से कुछ भी नहीं होता था और ये तो उससे उसकी मर्दानगी छीन रहे थे। वो बागान के मालिक के पास गया और रोते रोते उससे बोला, मेरी मां मर गई है। वो तो 2 महीने पहले पिछली बागवानी में ही मर गई थी, और वो एक बार पहले भी मरी थी जब तुम पिछले साल मेरे यहां काम कर रहे थे, बागान मालिक ने कहा।
उसे देहाती लोगों के ऐसे तौर तरीकों की थोड़ी जानकारी तो थी ही। तो फिर मेरी काकी मर गई है और वो मेरे लिए माँ जैसी ही थी, दीसा ने और भी जोर से रोते हुए कहा। वो 18 छोटे छोटे बच्चे छोड़ गई है जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, और मुझे ही उनके छोटे छोटे पेट भरने होंगे। दीसा ने फर्श पर अपना सिर पटकते हुए कहा। यह खबर कौन लाया है? बागान मालिक ने पूछा। डाक से, दीसा ने कहा। पिछले हफ्ते से यहां कोई डाक ही नहीं आई। वापस अपने डेरे में जाओ। मेरे गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई है और मेरी सारी बीवियां मर रही हैं, दीसा चिल्लाया। इस बार उसकी आंखों में सचमुच आंसू थे। दीसा के गांव के चिहुन को बुलाओ, बागान मालिक ने कहा। चिहुन, इस आदमी की कोई बीवी है? इसकी, चिहुन ने कहा। नहीं, हमारे गांव की तो कोई औरत इसे देखने वाली भी नहीं। इससे पहले तो वे हाथी से शादी कर लेंगी, चिहुन ने गुस्से में कहा। दीसा रोता और बिलखता रहा। तुम अभी किसी मुश्किल में पड़ जाओगे, बागान मालिक ने कहा। जाओ, जाकर अपना काम करो। अब मैं भगवान कसम सच कहूंगा, दीसा ने कहा। मैंने 2 महीनों से पी नहीं है। मैं यहां से जाना चाहता हूं ताकि इस पाक बागान से दूर कहीं जाकर ढंग से पी सकूं। इस तरह मैं आपके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं कर पाऊंगा। बागान मालिक के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। दीसा, उसने कहा, अब तुमने सच कहा है, और अगर तुम अपनी गैर हाजिरी के लिए मोतीगंज का कोई इंतजाम कर सको तो मैं तुम्हें अभी के अभी छुट्टी दे दूंगा। तुम जानते हो वो तुम्हारे अलावा किसी का हुक्म नहीं मानेगा। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए। मैं बस 10 ही दिन के लिए गैर हाजिर रहूंगा, उसके बाद मैं सच में लौट आऊंगा। जहां तक इस छुट्टी के समय का सवाल है तो क्या हुजूर मुझे मोतीगंज को बुलाने की इजाजत देंगे? इजाजत दे दी गई और दीसा की तेज व तीखी पुकार पर वो भव्य हाथी पेड़ों के झुरमुट की छाया से निकलकर झूमता हुआ बाहर आया, जहां वो अपने मालिक के इंतजार में अपने बदन पर धूल का छिड़काव कर रहा था। मेरे दिल के चिराग, पियक्कड़ के बचावनहार, ताकत के पहाड़, मेरी तरफ कान दो, दीसा ने उसके सामने खड़े होकर कहा। मोतीगंज ने उसकी तरफ कान दिया और अपनी सूंड से सलाम किया। मैं जा रहा हूं, दीसा ने कहा। मोतीगंज की आंखों में चमक आ गई। उसे सैर सपाटे भी अच्छे लगते थे और अपना मालिक भी। उस दौरान सड़क किनारे से तमाम तरह की बढ़िया चीजें चखी जा सकती थीं। मगर तुमको यहीं रुककर काम करना होगा। मालिक का यह आदेश सुनकर मोतीगंज की आंखों की चमक मर गई। उसे ठूंठ उखाड़ने से चिढ़ थी, इससे उसके दांत दुख जाते थे। मैं 10 दिनों के लिए जा रहा हूं, हे सुखदायक। अपना पास वाला अगला पैर ऊपर करो ताकि मैं इस बात को उस पर जमा दूं, सूखे गंदले पोखर के मस्सों से भरे टोड। दीसा ने तंबू का एक खूंटा लिया और मोतीगंज के नाखूनों पर 10 बार मारा। मोतीगंज कराहा और एक पैर से दूसरे पैर पर मचलता रहा। 10 दिन, दीसा ने कहा। तुम्हें काम करना होगा और पेड़ों को हटाना और उखाड़ना होगा, जैसा भी यहां ये चिहुन तुमसे करने को कहेगा। चिहुन को उठाकर अपनी गर्दन पर बिठाओ। मोतीगंज ने अपनी सूंड के सिरे को मोड़ा। चिहुन ने वहां अपना पैर रखा और मोतीगंज ने उसे उठाकर अपनी गर्दन पर बिठा लिया। दीसा ने लोहे का भारी अंकुश चिहुन को थमा दिया। चिहुन ने मोतीगंज के गंजे सिर को इस तरह थपथपाया जैसे कोई खड़ंजा तैयार करने वाला पत्थर को थपथपाता है। मोतीगंज ने एक चिंगाड़ मारी। शांत हो जाओ जंगल के राजा, चिहुन 10 दिन के लिए तुम्हारा महावत है, और अब मुझे विदा दो मेरे जिगरी दोस्त। हे मेरे प्रभु, मेरे राजा, सभी हाथियों के रत्न, अपने झुंड के कमल, अपनी सेहत का ख्याल रखना, और हां, शराफत से रहना। विदा। मोतीगंज ने दीसा को अपनी सूंड में लपेटा और 2 बार हवा में झुलाया। दीसा को विदाई देने का ये उसका अपना तरीका था। अब ये आपका काम करेगा, दीसा ने बागान मालिक से कहा। अब तो मुझे जाने की इजाजत है। बागान मालिक ने हां में सिर हिला दिया और दीसा जंगल में घुस गया। मोतीगंज वापस ठूंठ उखाड़ने चला गया। चिहुन उसके साथ बहुत दयालुता का बर्ताव करता था, मगर वो फिर भी दुखी और खोया खोया सा महसूस करता था। चिहुन उसे मसालेदार लड्डू देता था तथा उसे गर्दन के नीचे सहलाता था। चिहुन का नन्हा बच्चा काम खत्म होने पर उससे मीठी मीठी बोली में बोलता था और चिहुन की बीवी उसे प्यार से बुलाती थी। मगर मोतीगंज दीसा की तरह फितरत से कुंवारा ही था। वो घरेलू जज्बात को नहीं समझता था।
वो तो अपनी दुनिया के चिराग को वापस अपने पास चाहता था। वही पीना और पीकर सोना, वहशी पिटाई और वहशी सहलाहटें। फिर भी उसने अच्छे ढंग से काम किया और बागान मालिक उसके काम से चकित होता रहा। उधर दीसा सड़कों पर आवारागर्दी करता रहा। फिर उसे अपनी जाति की एक बारात मिल गई और पीते नाचते व धुत होते समय उसे बीते समय का ध्यान ही नहीं रहा। 11वां दिन आ पहुंचा और दीसा नहीं आया। मोतीगज की रस्सियां खोल दी गई कि वो अपना रोज का काम करे। वो रस्सियों से आजाद हो गया। उसने इधर उधर देखा, अपने कंधे सिकोड़े और वहां से इस तरह जाने लगा मानो उसे कहीं और काम हो। हे हो, वापस आओ, चिहुन चिल्लाया। वापस आओ और मुझे अपने ऊपर बिठाओ, कुजन में पहाड़। अरे वापस आओ, अरे पहाड़ी ढालों की शान, पूरे भारत की शान। चलो नहीं तो मैं तुम्हारे मोटे अगले पैर के सारे नाखून बजा दूंगा। मोतीगज ने हल्के से गड़गड़ाहट की आवाज निकाली, मगर उसने चिहुन का कहना नहीं माना। चिहुन एक रस्सी लेकर उसके पीछे दौड़ा और उसने उसे जा पकड़ा। मोतीगज ने अपने कान आगे कर लिए, जिसका मतलब चिहुन को पता था। हालांकि उसने ऊंचे स्वर में बोलते हुए उसे ले जाने की कोशिश की। मेरे साथ तुम्हारी कोई बेवकूफी नहीं चलेगी, उसने कहा। अपने ठिकाने पर चलो शैतान की औलाद। मोतीगज ने फिर गड़गड़ाहट की आवाज निकाली और अपने दोनों कान आगे कर लिए। मोतीगज ने एक डाल से अपने दांत कुरेदे और जंगल के उस साफ हिस्से पर अभी अभी काम पर लगे दूसरे हाथियों का मजाक उड़ाता हुआ टहलने लगा। चिहुन ने बागान मालिक को इस बारे में बताया तो वो एक कोड़ा लेकर बाहर आया और उसे गुस्से से फटकारने लगा। मोतीगज ने अभिवादन में उस गोरे को उस साफ हिस्से पर 4 मील दौड़ा लिया और गुर्राहट के साथ उसे बरामदे में खदेड़ दिया। फिर वो मकान के बाहर खड़ा होकर मन ही मन हंसने लगा और एक हाथी की तरह ही मजा लेने में उसका पूरा शरीर हिलने लगा। हम इसकी धुनाई करेंगे, बागान मालिक ने कहा। इसकी ऐसी धुनाई होगी जैसे कभी किसी हाथी की नहीं हुई होगी। काला नाग और नाजिम को 12 फीट की एक एक जंजीर दो और उनसे कहो कि इसे 20 बार मारें। काला नाग और नाजिम वहां के 2 सबसे बड़े हाथी थे और उनका एक काम दूसरे हाथियों को भारी सजाएं देना भी था, क्योंकि कोई भी इंसान किसी हाथी को ठीक से पीट नहीं सकता। दोनों ने अपनी सूंड में उन जंजीरों को पकड़ा और उन्हें बजाते हुए मोतीगज की ओर बढ़े। वे उसे अपने बीच में धकियाना चाहते थे। मोतीगज ने अपनी 39 साल की जिंदगी में कभी कोड़े नहीं खाए थे। वो नए नए अनुभव नहीं करना चाहता था, इसलिए वो इंतजार करने लगा। अपने सिर को दाएं बाएं झुलाता रहा और काला नाग की मोटी बगल से ठीक उस जगह की पैमाइश करता रहा जहां एक भोथरा दांत सबसे गहरा घुस सकता था। काला नाग के दांत नहीं थे, जंजीर ही उसकी ताकत थी। मगर उसने सही अंदाजा लगाते हुए आखिरी मिनट में झूमकर मोतीगज से बहुत दूर हो जाने का फैसला किया और ऐसा जताया कि वो जंजीर तो वो मनोरंजन के लिए लाया था। नाजिम पीछे घूमकर जल्दी से अपने बाड़े में चला गया। उस सुबह वो खुद को लड़ने में असमर्थ पा रहा था और इस तरह मोतीगज वहां अकेला खड़ा रह गया। अब उसके कान खड़े हो गए थे। इससे बागान मालिक ने भी आगे कोई बहस न करने का फैसला लिया और मोतीगज अपनी मस्त चाल में जंगल की उस साफ जगह का मुआयना करने चल दिया। जो हाथी काम ना करे और जो बंधा ना हो, उसे संभालना उससे भी मुश्किल है जितना समुद्री रास्ते पर खुली 81 टन की तोप को संभालना। उसने अपने पुराने दोस्तों की पीठ थपथपाई और उनसे पूछा, क्या ठूंठ आसानी से उखड़ रहे थे? उसने मजदूरी और हाथियों के दोपहर के लंबे आराम के मूल अधिकारों के बारे में बेकार की बातें की और इधर उधर घूमते हुए उसने बाघ का मनोबल चूर किया। ये सिलसिला सूरज डूबने तक चला और फिर वो खाने के लिए अपने ठिकाने पर लौट आया। अगर तुम काम नहीं करोगे तो खाओगे भी नहीं, चिहुन ने गुस्से में कहा। तुम एक जंगली हाथी हो, कोई सिखाए पढ़ाए जानवर नहीं। अपने जंगल में वापस जाओ। झोपड़ी के फर्श पर लौटते चिहुन के नन्हे सांवले बच्चे ने दरवाजे के रास्ते में खड़े विशाल साए की ओर अपनी मोटी बाहें फैलाई। मोतीगज को अच्छी तरह से पता था कि चिहुन के लिए ये दुनिया की सबसे प्यारी चीज थी। उसने अपनी सूंड के सिरे का एक मोहक फंदा बनाया जिस पर वो सांवला बच्चा किलकारियां मारता हुआ आ गिरा। मोतीगज ने फुर्ती से उसे खींचा और उसे अपने बाप के सिर के 12 फीट ऊपर तक लहरा दिया। अरे महासरदार, चिहुन ने कहा, सबसे बढ़िया आटे की 2 फीट बड़ी 12 रोटियां रम में भिगोई हुई अभी अभी तुम्हारे लिए हाजिर होंगी और उसके साथ ताजे कटे 200 पाउंड गन्ने भी। बस उस नादान छोकरे को सही सलामत नीचे उतार दो। वो मेरे लिए मेरा दिल और मेरी जिंदगी भी है। मोतीगज ने उस सांवले बच्चे को अपने आगे के पैरों के बीच में आराम से संभाल लिया, जो कि चिहुन की पूरी झोपड़ी को तहस नहस कर सकता था। अब वो अपने खाने का इंतजार करने लगा।
उसने खाना खाया और वो सांवला बच्चा रेंगता हुआ वहां से चला गया। मोती गज ऊँघने लगा और दिशा के बारे में सोचने लगा। हाथी के साथ जुड़े अनेक रहस्यों में से एक ये भी है कि उसकी विशाल काया को और किसी भी प्राणी से कम नींद चाहिए होती है। रात में 4 या 5 घंटे काफी होते हैं। दो आधी रात से ठीक पहले एक करवट पर लेटे हुए, 2 घंटे 1 बजे के ठीक बाद में दूसरी करवट पर लेटे हुए। बाकी के खामोश घंटे खाने, चुलबुलाने और काफी देर तक अपने आप में बुड़बुड़ाने से भरे होते हैं। इसलिए आधी रात को मोतीगज अपने ठिकाने से निकल आया, क्योंकि उसके मन में ये विचार आया था कि शायद दीसा अंधेरे जंगल में कहीं पड़ा होगा और वहां उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। उस पूरी रात वो झाड़ियों में चीखता, चिंघाड़ता और अपने कान फड़फड़ाता घूमता रहा। वहीं स्थित नदी पर भी गया और उस छिछली जगह में जाकर चिल्लाया जहां दीसा उसे नहलाया करता था, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसे दीसा नहीं मिला, मगर उसने ठिकाने के सारे हाथियों को परेशान जरूर कर दिया और जंगल में मौजूद कुछ खानाबदोशों को तो मौत की हद तक डरा दिया। तड़के ही दीसा बागान में लौट आया। वो सचमुच बहुत पिए हुए था। वो अपेक्षा कर रहा था कि छुट्टी की सीमा से ज्यादा रुक जाने के लिए वो परेशानी में पड़ सकता है। जब उसने देखा कि बंगला और बागान को अभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो उसने एक लंबी सांस ली, क्योंकि उसे मोतीगज के तेवरों की कुछ तो जानकारी थी। उसने कितने ही झूठे बहाने बनाकर और सलाम ठोकते हुए अपने आने की इत्तला दी। मोतीगज अपने ठिकाने पर नाश्ते के लिए गया हुआ था। उसकी रात की कवायद से उसे भूख लगाई थी। अपने जानवर को बुलाओ, बागान मालिक ने कहा। दीसा हाथियों की उस रहस्यमयी भाषा में चिल्लाया, जिसके बारे में कुछ महावतों का मानना है कि वो दुनिया के जन्म के समय चीन से आई थी, जब इंसान नहीं हाथी मालिक थे। मोतीगज उस आवाज को सुनकर वहां पहुंच गया। हाथी चौकड़ी नहीं भरते, वो अलग अलग रफ्तार से अपने स्थानों से चलते हैं। अगर कभी हाथी कोई एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ना चाहे तो वो चौकड़ी नहीं भर सकता, मगर वो ट्रेन पकड़ सकता है। इस तरह इससे पहले कि चिहुन गौर कर पाता कि मोतीगज अपने ठिकाने से चल पड़ा, मोतीगज बागान मालिक के दरवाजे पर था। वो खुशी से चिंघाड़ते हुए दीसा की बाहों में आ गया। इंसान और जानवर एक दूसरे पर रोने और दुलारने लगे तथा एक दूसरे को सिर से पांव तक देखने लगे कि कहीं कोई चोट तो नहीं लगी। अब हम काम पर लगेंगे, दीसा ने कहा। मुझे उठाओ मेरे बेटे, मेरे आनंद। मोती गज ने उसे उठा लिया और दोनों ठूंठों की तलाश में कॉफी बागान की साफ की जा रही जमीन पर चले गए। बागान मालिक इतना ज्यादा चकित था कि वो चाहते हुए भी बहुत गुस्सा नहीं हो पाया। साथियों, अभी आप सुन रहे थे रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी कहानी मोती गज विद्रोही। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगने पर इसे लाइक और अपने जानने वालों में शेयर करिएगा, ताकि वे भी इसका आनंद उठा सकें। और नई कहानियों को समय पर सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।